ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे समान विज्ञान है, इसका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 20 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है। कल एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, ठीक है, और कट ऑफ इतना हाई गया है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा। जबकि एनटीपीसी में दो एग्ज़ाम है सीबीटी मोड में, और एक साइको टेस्ट है, फिर स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। तब देखिए सीबीटी 1 का कट ऑफ इतना हाई गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी में सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उसके बाद पीईटी है। तो अपना तैयारी को उस हिसाब से करें ताकि आपको दुख ना हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं PDF अपलोड करता हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट का एक विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश का मान क्या हो जाएगा। वोल्ट कितना दिया है तो 12 वोल्ट, वर्क कितना दिया है तो 36 जूल। हमसे पूछ रहा है कि आवेश यानी कि क्यू क्या होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है W/V, यानी कि 36/12 यानी कि 3 कूलम। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सा यौगिक है जो सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग में किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और कमरे के ताप पर यह सफ़ेद तथा रवेदार होता है। इसका उपयोग गिलास चीनी के शुद्धिकरण में किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो पौधों में जो बौनापन जो होता है ये साइटोकाइनिन के द्वारा यानी कि साइटोकाइनिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। ऑक्सिन जो होता है जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में हमारे पास क्या दिया है, धारा दिया है। आई कितना दिया है 0.9 एम्पियर, ठीक है। समय यानी कि टी हमारे पास दिया है 2 मिनट। अब 2 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदल दें तो 2 गुना 60 कह सकते हैं, यानी कि 2 गुना 60 120 सेकेंड। अब Q बराबर क्या होता है तो Q बराबर होता है IT। यहाँ IT होता है Q बराबर IT, तो 0.9 इंटू 120 यानी कि 12 नवा कितना हो जाएगा 108। 12 नवा 108 और ये आपका 108 हो जाएगा 108 कूलम। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी और सी दोनों में 8 कूलम है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सी दोनों में से कोई एक आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी। तो अणुओं की संख्या हमसे पूछा है, तो पहले CO2 का अणुभार निकालेंगे। तो इसका अणुभार पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 गुना 16, 16 दूना 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44। यानी कि अणुओं में
की संख्या निकालना है या मोल की संख्या निकालने से हम क्या कहते हैं, पदार्थ का ग्राम में भार बट्टा अनुभार, तो कितना है, अनुभार 88/44 यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो शिराएं, फेफड़ों तक जाने वाले रक्त उसका है धमनी। धमनी जो होती है ये हृदय से निकल के शरीर के विभिन्न भाग में क्या करती है, वितरित करती है, उन्हें धमनी कहते हैं। ठीक है, इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों का अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन फूल का वह भाग होता है जिस पर फूल के सभी भाग क्या होते हैं, स्थित होते हैं, तो पुष्पासन यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है, तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित में से रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, यानी उसके लिए कौन सा उपयोग साबित होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि ब्लड ओ जो होता है वो कोई भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है यानी रक्त आधान है, ठीक है, तो उसे RH- क्या नाम, RH देना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर देखा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, फ्लोरीन भी चाहिए, ये दांतों और अस्थियों के लिए। लेकिन आयोडीन की क्या है, ज़रूरत नहीं है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसलिए आयोडीन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्लोरीन की कमी होती है, कमी से दांत क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं तथा टूट कर क्या हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, जिसे हम दंत क्षय यानी कि फ्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कैपिटल जी का जो मात्रक होता है ये आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या होता है, और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है, अपकेंद्र बल का अनुभव नहीं करता है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी वृत्ताकार पथ होगा तो इस पे क्या हो जाता है, जो गतिमान करेगा उसे लगेगा कि अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल का क्या करेगा, वो अनुभव करेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अपकेंद्र बल दूध से मक्खन का अलग करना भी अपकेंद्रीय, और वॉशिंग मशीन में कपड़ा जो साफ होता है ये भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, तो वो कौन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, तो एक आर्गन ही है, आर्गन में 2 8 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ आर्गन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 2 8 8 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 12 हो गए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, थोड़ा सा नीचे करना होगा, कि एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या डैश होती है। तो एक्टिनाइड की परमाणविक संख्या जो होती है 90 से लेके 103 के बीच होती है। ये रेडियो सक्रिय तत्व को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्टिनाइड जो होता है ये श्रेणी में 14 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किस किस संचरण गति उच्चमा होती है। तो निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में
किसकी संचरण गति उच्चतम होती है यानी कि हाई होती है, तो लैन का होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क कम से कम ये 1.5 किलोमीटर तक, 1 से 1.5 किलोमीटर तक नेटवर्क में स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और लैन से जुड़े कंप्यूटरों के बीच गति उच्चतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। तो परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है। तो ये हाइपोथैलेमस में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंचन एक उन्नतम किस्म है। कंचन जो है ये किसका एक उन्नतम किस्म है। तो कंचन ये जो होता है आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होता है। तो कंचन क्या है, आंवला का एक उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और देखिए किस्म की बात की जाए तो कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसके उन्नत उन्नत क्या होते हैं, किस्में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दो प्रतिरोध हैं जो समानांतर जोड़ा गया है। मान लीजिए इस तरीके से जोड़ा गया है 10 ओम 10 ओम, ये क्या है, पैरेलल में जोड़ा गया है। और ये आपका एक 10 ओम और जोड़ा गया है। ये फॉर्मूला क्या होता है, जब हम देखेंगे कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये 10 है, तो ये पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 ओम और एक यहाँ जुड़ा है 10 ओम। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हो गया 10 5 कितना हो जाएगा, टोटल 15 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या, तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। यदि एक परिपथ में के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है, क्योंकि विभवांतर भी व धारा पर के अनुपात का जो मान होता है ये नियतांक के बराबर होता है। यानी कि V/I की बात की जाए तो ये R नियतांक के बराबर होता है। तो ये क्या समान रहेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 वाट के, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लें, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा डैश यूनिट होगी। तो व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी कि इसका व्यय एनर्जी होगा वाट आवर डे बट्टा 1000। कुछ नहीं करना है, 100 वाट का बिजली बिल 8 घंटा जलता है एक दिन, बट्टे 1000 दे दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8/10 यानी कि 0.8 यूनिट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। व्यय ऊर्जा होता है वाट घंटा इंटू दिन, वाट घंटा इंटू दिन बट्टे 1000। काम खत्म। नेक्स्ट, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो परम शून्य ताप पर 0 केल्विन होता है। क्या होता है, 0 केल्विन प्रतिरोध हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, या पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, या उपयुक्त सब। जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो इन सब रासायनिक परिवर्तन सबसे पहले किसे कहते हैं, जब किसी भी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जिससे कि उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बन गया, लोहे पर जंग लग गया, अगरबत्ती जलना, दूध का फटना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो न ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गन मेटल किसका मिश्र धातु है।
तो गन मेटल जो है कॉपर, जिंक और निकेल का, कॉपर, जिंक और कॉपर, टीन और जस्ता, नहीं, कॉपर, जिंक और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर कॉपर की बात की जाए तो 88% कॉपर होता है, और टीन की बात की जाए तो 10% टीन होता है, और जिंक की बात की जाए तो 2% जिंक होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है हथियार, मशीन के पुर्जे, बंदूक, बैरल, गियर बटन, बिल्ले, थालियाँ और वायरिंग बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उसका आयतन समान है, तो उसके घनत्व का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए, अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात जो है ये समान है और उसका आयतन समान है, तो उसका घनत्व का अनुपात भी वही रह जाएगा, 1:4। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु संख्या को सूचित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, व्यक्ति की लंबाई की आधा होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व यानी कि पार्श्व उल्टा होता है, और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं। इसके रेशे क्या हैं, इसके रेशे हैं, बीज तंतु हैं, तने के तंतु हैं, निर्जव कोशिकाएं हैं, फ्लोएम हैं। तो सूती के कपड़े जो होते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छा माने जाते हैं, क्योंकि इसमें रेशे जो है बीज तंतु होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।